नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम या आपका नेट एग्ज़ाम। साथियों, इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है आपका, उसके अंदर टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक साथियों 2 निर्धारित करे गए हैं और आपके अंदर इसके अंदर साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों। तो टोटल क्वेश्चन आपको करने होंगे यहाँ पे। तो अपन ये 50 क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं साथियों, रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। टोटल 35 मॉडल पेपर करवाने हैं 26 मार्च से पहले साथियों। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं साथियों। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है साथियों। शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य बताना है आपको। इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा? यदि आप शिक्षक हैं तो आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है साथियों? तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, पढ़ने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन करना साथियों। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा साथियों। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षक शिक्षण सहायता का उपयोग क्यों करता है? बताइएगा साथियों। जो शिक्षक होता है वो शिक्षण जो सहायता का उपयोग क्यों करता है, बताइएगा। कारण क्या है इसका? आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा छात्रों को समझने के स्तर के अंतर्गत पढ़ाने के लिए साथियों। बी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है। शिक्षकों को शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए साथियों। क्यों करना चाहिए ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्यों करना चाहिए साथियों? बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, अपने दर्शन को वर्गीकृत करके अपने काम में प्रगति कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा आपका यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनुशासन कायम रखने में शिक्षकों की असफलता का प्राथमिक कारण शिक्षकों में कमी है। देखिएगा साथियों, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा क्या आंसर इसका राइट होगा। तो यहाँ आंसर आपका सही होगा, सीखने तथा किए जाने वाले अर्थपूर्ण बातों में रचनात्मक कार्यक्रम की साथियों। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ भी आपका सही होगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। कम से कम 15 या 20 मिनट में अपने ये पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेंगे। वर्तमान जांच की मुख्य कमी क्या है साथियों? बताइएगा। वर्तमान जो जांच है उसकी मुख्य कमी आपको यहाँ पे बतानी है क्या है। तो मुख्य कमी साथियों वे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए समान रूप से सही नहीं है साथियों। अलग अलग पृष्ठभूमि के लिए समान रूप से सही नहीं है साथियों। देखिएगा, यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। शिक्षण के पेशेवर स्तर में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका साथियों। शिक्षण के पेशेवर स्तर में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका बताना है क्या है। तो देखिएगा, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्या आंसर आपका राइट होगा? देखिएगा, वेतन निश्चित करना साथियों। शिक्षक के पेशेवर स्तर में यदि सुधार करना है तो उनका वेतन क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ जी, निश्चित करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर सही होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए साथियों? एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए साथियों? इस प्रकार से तैयार हो जिसमें आंकड़ों द्वारा इसका परीक्षण करवाया जा सके साथियों। यही ऑप्शन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, उसका 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर। एक शोधकर्ता कुल जनसंख्या 10,000 से 20 सदस्यों को नमूने के तौर पर चुनता है एवं मानता है साथियों। क्या मानता है? देखिएगा, सबसे पहले जनसंख्या असमरूप थी साथियों। ये ऑप्शन आपका सही होगा, जनसंख्या असमरूप थी। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। 9 नंबर देखिएगा। शोध की विषय निष्ठता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है साथियों? शोध की जो विषय निष्ठता है वो किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो बताइएगा साथियों, शोध की जो निष्ठा है, विषय निष्ठा है, वो किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल इसकी निष्पक्षता द्वारा, विश्वसनीयता द्वारा, इसकी वैधता द्वारा साथियों। यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। तो डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से शोध के साथ कौन सा नीति शास्त्र संबंधित नहीं है? शोध के साथ कौन सा नीति शास्त्र संबंध नहीं है? मानवता, विस्मरणता, अपनी रुचि, वैज्ञानिक पद्धति। क्या आंसर होगा आपका राइट यहाँ पे? तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपनी रुचि हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? अपनी रुचि सही होगा आंसर आपका। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शोध क्या है? आपको बताना है शोध क्या है। तो शोध साथियों मूल्य अभिमुख प्रक्रिया है। क्या है? मूल्य अभिमुख प्रक्रिया है शोध। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर आपका सही होगा।
आगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। साधारणतया रिसर्च पेपर तैयार किए जाते हैं। साधारणतया रिसर्च जो पेपर होते हैं वो तैयार किए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा और शोध निरीक्षकों के द्वारा, यानी कि तीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ आंसर आपका भी डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में डायमंड को EJBNPOE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रूटीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिएगा साथियों, डायमंड को यदि EJ में लिखा जा रहा है तो इसको अपन देखेंगे इसमें क्या फॉर्मूला काम कर रहा है साथियों। देखिएगा इसके अंदर फॉर्मूला काम कर रहा है डी के साथियों। डी में अपन +1 करते हैं तो E आएगा। हाँ, यहाँ पे +1 हो रहा है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा I के अंदर अपन क्या करते हैं, I और J में क्या है साथियों, -1 का अंतर है। क्या है, -1 का अंतर है, यानी कि यहाँ पे -1 किया जा रहा है। फिर A और B के अंदर देखिएगा साथियों, A और B के अंदर यहाँ पे +1 किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं साथियों, अपन बात कर रहे हैं रूटीन की। यहाँ देखिएगा साथियों, जो रूटीन है, अपन रूटीन को साथियों R लिखा हुआ है, R के अंदर एक प्लस करेंगे तो S आएगा। S सभी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। और नेक्स्ट देखिएगा साथियों, O दे रखा है, O के अंदर -1 करेंगे तो यहाँ पे P आएगा आपका। P भी साथियों 3 ऑप्शन में दे रखा है। आगे देखिएगा U दे रखा साथियों, U के अंदर अपन एक प्लस कर देंगे तो U में जैसे एक प्लस करेंगे तो V आएगा। अब V भी साथियों यहाँ पे 3 ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। V के बाद में देखिएगा T के साथियों, यहाँ पे T -1 करना है। T में -1 करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा साथियों, यहाँ टी की अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ चेंजिंग करना होगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे साथियों +1 ही हो रहा है। तो अपने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सही मिलान नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे गलती साथियों समझ में आ गई। यहाँ पे देखिएगा डायमंड में प्लस, यानी कि सभी में +1 करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका ये आ जाएगा साथियों, EJB आएगा। जैसे ही आप रूटीन में +1 करेंगे साथियों तो हमारा आंसर होगा C नंबर होगा। क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा C नंबर। तो देख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे अपने इसको नोटबुक वगैरह करके आगे देखिए, जिस प्रकार DA संबंधित है IF से, उसी प्रकार NL संबंधित है किससे, बताना आपको। DA जैसे संबंधित है साथियों IF से, तो देखिएगा DA में क्या है, D के अंदर साथियों G में जब D में +5 करते हैं तो I आता है, और A में जब +5 करते हैं तो तब क्या आता है, F आता है। +5 करने से साथियों ये आगे वाली संख्या आ रही है। जैसे ही अपन N में +5 करेंगे और L में +5 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा हमारा यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिएगा साथियों, N में अपन +5 करेंगे तो S आएगा, और L में अपन +5 करेंगे तो Q आएगा, यानी कि 1 नंबर यहाँ आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा S और Q आंसर होगा आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में DOME को 894 लिखा जाता है तथा MEL मील को 4321 लिखा जाता है। तो कोड आपको बताना है 38249 से कौन सा अक्षर समूह बन सकता है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अपन 15 नंबर क्वेश्चन की। 38249 को देखिएगा साथियों, यहाँ पे जैसे ये लिखे हैं हो रहे हैं, आप वैसे कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जैसे अपन देख लेते हैं, इसका उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। 383 का देखिएगा, 3 साथियों यहाँ पे कहाँ पे है, ये देखो 4331 है। तो यहाँ पे कोड क्या इसका लिखा हुआ था, ई का साथियों यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो सबसे पहले आएगा ई साथियों। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। फिर 8 का देखिएगा, 8 यहाँ पे सबसे शुरुआत में है, और यहाँ पे साथियों शुरुआत में डी है, तो 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आंसर आपका और कोई मिलान नहीं हो रहा है, सीधे साथियों डी नंबर आंसर ही आपका यहाँ पे मिलान हो रहा है। तो आप डी नंबर आंसर आपका सही कर सकते हैं साथियों। आसान क्वेश्चन है ये, आप भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा शब्द है साथियों, ELUSIV से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, आपको ये बताना है। ELSUIV से कुल कितने पद बनाए जा सकते हैं, बताइएगा साथियों कितने पद बनाए जा सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों, बिल्कुल यहाँ से 254 हो जाएंगे साथियों। कितने हो जाएंगे, 254 हो जाएंगे। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो होगा 16 नंबर क्वेश्चन का C नंबर आंसर सी होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 17 नंबर क्वेश्चन है। यदि S का अर्थ माइनस है और Q का अर्थ इंटू है और R का अर्थ भाग है तथा P का अर्थ प्लस है, तो आपको ये संख्या आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर।
देखिएगा साथियों, ये आपके सामने संख्या उभर के आई है। अब p का अर्थ यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया था कि p का अर्थ प्लस है, तो हमने यहाँ सबसे पहले प्लस लिख दिया 1 और 45 के मध्य। और यहाँ आगे देखिएगा r का मतलब यहाँ बताया गया था आपके सामने भाग, और हमने यहाँ पे 2 और r के मध्य 2 और 45 के मध्य यहाँ पे हमने भाग लिखा था। ऐसे करके साथियों ये बाकी संख्या बनाई गई है। जब इसको साथियों यहाँ पे अपन हल करेंगे तो आप देखिएगा, अपन हल कर लेते हैं। सबसे पहले 45/2 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू यहाँ पे 2 और -4 हो जाएगा। साथियों अपन इसको पूरा हल जब कर लेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारे साथ में बच के साथियों यहाँ पे आएगा आपका 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे 42 आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों देख लीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस के ये 46 हो जाएंगे प्लस के, और यहाँ पे माइनस के 4 हो जाएंगे, तो यानी 42 प्लस के बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर है। यदि शब्द आपके सामने ये दे रखा है कि पहले, तीसरे और पांचवें तथा 9 अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि ऐसा है कि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो एक्स, उत्तर एक्स दीजिए। यदि कोई भी शब्द बनना संभव नहीं है तो उत्तर के दीजिएगा। साथियों आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार है, पहला देख रखा साथियों, पहला आपके सामने शब्द है सी, और तीसरा शब्द कौन सा हो जाएगा, तीसरा शब्द हो जाएगा आर हो जाएगा, और पांचवा शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों, पांचवा हो जाएगा ए हो जाएगा, और आपका 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 9वां अक्षर हो जाएगा साथियों ई हो जाएगा अंतिम में। तो ई अक्षर हो जाएगा साथियों। इससे अपन क्या बना सकते हैं, इससे सब 2 शब्द बन सकते हैं साथियों। देखिएगा कौन कौन से बनेंगे, एक तो सी ए आर हो जाएगा केयर, है ना, एक तो ये हो जाएगा, एक आपका आर ए सी हो जाएगा रेस हो जाएगा, ठीक है ना, आर ए सी। 2 शब्द बनेंगे नहीं बने साथियों, 2 शब्द बनेंगे ना। इसमें बोला कि यदि एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो आप उसका आंसर क्या देंगे, एक्स देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित था। साथियों बताइएगा कौन सा समाचार पत्र है जो एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित था। अब कौन सा एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित था आपको ये बताना है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है साथियों 19 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर हो जाएगा। न्यू इंडिया आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एनी बेसेंट के द्वारा जो प्रकाशित पत्र है वो है न्यू इंडिया। बॉम्बे से प्रकाशित मौजूदा प्राचीन समाचार पर बॉम्बे समाचार पत्र एक डॉट दैनिक है साथियों। क्या है, कौन सी भाषा में है, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। बताइएगा साथियों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर आंसर आपका सही होगा, गुजराती। आगे देखिएगा 1 4 1 6 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी पड़ेगी। अब बताइएगा साथियों 1416 दे रखा है आपके सामने। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है हमें। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए साथियों इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा साथियों अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं 38 की। साथियों 38 का जब अपन बात कर लेते हैं, 38 को अपन वर्ग करेंगे, 38 को यानी कि 38 से गुणा करेंगे तो 1444 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1444 आएगा। अब 1444 1416 में कितना अंतर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे अंतर जो होगा आपका वो होगा साथियों यहाँ पे 28 का। कितना हो जाएगा, 28 है। यानी कि इसमें 28 और जोड़ेंगे तब यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी कि 38 बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया साथियों। तो देख सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर, एक संख्या के 50% का 25% 385 है तो संख्या क्या होगी। आपका बताना है एक संख्या का जो 50% है उसका 25% क्या है, 385 है। तो वो संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। देखिएगा यानी साथियों यहाँ पे आंसर अपन ऐसे निकाल सकते हैं, x का 50% का 25% 300 बराबर क्या है, 385 है। अब ये आपके सामने ये बातें सामने लिखे आ गई सामने आपके, ठीक है ना। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिएगा साथियों इसको अपन हल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने एक सूत्र काम करेगा यहाँ पे, x इंटू साथियों 50/100 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू आएगा 25/100 आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बराबर 385 आ जाएगा। जब इसको काट फाट के करेंगे साथियों, सारा कुछ काट देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3080 आ जाएगा साथियों। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा साथियों, आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा।
देखिएगा साथियों, आपको इस क्वेश्चन इस सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, सूत्र वगैरह नहीं याद रहता है साथियों, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। 25% ये है 385, यानी कि 100 का साथियों 25% मतलब 4 भाग हो गई, ठीक है ना। तो 385 को अपन 4 से गुना करेंगे, 385 को अपन जब 4 से गुना करेंगे तो 1540 आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा 1540 है। और यहाँ पे साथियों कोई संख्या उसका 50%, ये 1540 है। तो यहाँ 100% करने के लिए साथियों उसको डबल कर देंगे, तो यहाँ पे 3080 हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं साथियों, कोई भी तरीका बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में आगे क्या होगा साथियों, आगे बताना है आगे क्या होगा। अब ये श्रृंखला आपके सामने दे रखी है साथियों, क्या होगा आगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ आपका जो आंसर होगा साथियों, सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपका आंसर के होगा, यानी कि 1 नंबर आंसर है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, बी और सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। साथियों जो बी है वो सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है, और सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। देखिएगा साथियों कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे अपन, देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिएगा बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा साथियों यहाँ पे सी के दादा की इकलौती बेटी, यानी कि सी के दादा की इकलौती बेटी यानी कि इसके पापा की बहन हो जाएगी साथियों। तो पापा की बहन का इकलौता पुत्र हो जाएगा साथियों, यानी कि बुआ का लड़का, यानी कि इसका साथ में क्या हो जाएगा साथियों, बुआ का लड़का हो जाएगा इसका बी से और सी का संबंध। अब ये पूछ रहा है कि सी के पिता बी से किस प्रकार है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के सिखा देता हूँ साथियों। अब देखिएगा साथियों यहाँ पर समझ लेते हैं साथियों, ये सी है यहाँ पे, और सी का साथियों यहाँ पे दादा की बात कर रहे हैं, दादा ये रहा इसका पिता, और पिता के पिता दादा हो जाएगा। दादा के साथ इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी साथियों ये हो जाएगी, इकलौती बेटी का इकलौता पितुर है, यानी कि ये हो जाएगा बी साथियों। ये ऐसे दोनों सी और बी वैसे तो आपस में ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे साथियों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भाई भाई हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है। सी के जो पिता हैं वो सी के यानी कि पिता ये हो रहे, अब वो बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वो बहन का लड़का होगा, इसका तो होगा ना कि साथियों बहन का लड़का होगा, तो ये मामा होगा साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अब मामा हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा साथियों आगे ये आपके सामने डायग्राम दे रखा है, निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर आपको देना है यहाँ पे। तो देखिएगा साथियों अपन ये इस डायग्राम को आपको आसानी से पढ़ना और आंसर देना है। किस वर्ष में प्रति टन न्यूनतम मूल्य थे, ये बताना आपको, किस वर्ष जो प्रति टन न्यूनतम मूल्य थे आपको ये बताना है। तो 1983, 84, 85, 86, 87, 87 यहाँ पे आपको दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार 4 ही बताने हैं, ठीक है ना। कौन से सन में सबसे कम न्यूनतम मूल्य थे साथियों, अपन इसको इसके यदि क्वेश्चन करना चाहें तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 150 × 100 साथियों, 150 × 100 अपन इसको अपन करेंगे, काटेंगे तो साथियों 1.5% आ जाएगा। ऐसा करके यदि 75 साथियों 150/75 करेंगे, फिर इसके 300/150 करेंगे, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथियों 1983 आपका राइट आंसर होगा। आप पूरा हल इस क्वेश्चन को करके देख लीजिएगा साथियों, समझ में नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके सामने डायग्राम था, उससे संबंधित एक क्वेश्चन हो रहा है। 1985 से 1986 में बिस्कुटों के निर्यात के बीच में अंतर क्या था, निर्यात के बीच में अंतर पूछा जा रहा है आपसे। तो 1985 में जब हमने ये पढ़ा था डायग्राम के अंदर साथियों, 1985 में जो डायग्राम था हमारा 150 लाख टन था साथियों, निर्यात कितना था, 150 लाख टन था, और 1986 में था साथियों 160 लाख टन था। तो यहाँ पे अंतर आप निकाल सकते हैं, 160 में 150 के टाइम तो 10 लाख टन का हो जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर आपका यहाँ सही होगा। 1 नंबर क्वेश्चन साथियों नहीं सही होगा, 10 लिखा हुआ है ये, अब 10 लाख टन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 लाख टन हो जाएगा। तो ये हमारा सी नंबर आंसर सही होगा साथियों, क्या होगा हमारा सी नंबर आंसर होगा। 10 का अंतर साथियों, ये 10 का अंतर नहीं है, 10 लाख टन का अंतर है, यहाँ पे क्या है 10 लाख टन का अंतर हो जाएगा। तो सी नंबर आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। यही एग्जाम में हमसे अक्सर गलतियाँ होती है साथियों, तो यहाँ पे सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, 1984 से 1987 तक निर्यात मूल्यों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताइएगा साथियों। 1984 से 1987 तक निर्यात मूल्यों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 1984 से लगाकर 1987 की बात करेंगे अपन। देखिएगा साथियों जब आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन का अपन मैं सीधा आंसर की तरफ बढ़ूं तो साथियों 233.33 यानी कि 233.33% हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है, और ऑप्शन हमारा डी नंबर यहाँ पे सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं है साथियों। तो यहाँ पे आप ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर सही। आगे देखिएगा 1983 से 1984 तक निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है साथियों, गिरावट पूछी जा रही है आपसे, तो कितने प्रतिशत की गिरावट हो रही है ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो गिरावट साथियों यहाँ पे देख लीजिएगा आप डायग्राम में, अपन इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो आसानी से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आसानी से कर देंगे। तो 25% की साथियों यहाँ पे गिरावट होती है। 1983 और 84 जब आंकड़ा आप हल करने शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1983 और 84 में आंकड़े के अनुसार। तो 25% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने 29 और 30 जो क्वेश्चन है उनके लिए एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है साथियों। वो डायग्राम के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर देना है। अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये देखिएगा साथियों, पूर्वगामी वर्ष की तुलना में किस वर्ष में निर्यात में सर्वाधिक उतार चढ़ाव हुआ था साथियों। निर्यात में सर्वाधिक उतार चढ़ाव ये पूछा जा रहा है। तो निर्यात आपके सामने इधर है और ये वर्ष दे रखे हैं। ये पूछ रहा है जो उससे पिछले साल किस वर्ष ऐसे हुआ था जब निर्यात में सर्वाधिक उतार चढ़ाव हुआ था, ये पूछा रहा है आपसे। तो कौन सा सन हो जाएगा साथियों, देखिएगा इस डायग्राम को आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये लाइन बिल्कुल आसानी ऊपर गई है साथियों, इसका ये नीचे आई है। तो यानी कि 1997 साथियों जो साल होगा सबसे उतार चढ़ाव वाला होगा। तो यहाँ पे 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1997 से 98 के निर्यातों में क्या अंतर है साथियों। 1998 और 99 के निर्यातों में क्या अंतर है। तो ये आपके सामने 2 पॉइंट दे रखे हैं 98 और 99 के। तो यहाँ पे 600 और 500 दे रखा साथियों। तो अंतर कितना है ये आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे साथियों अंतर होगा आपका, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिएगा साथियों। यहाँ पे आपके सामने ये बिंदु जो 1998 लिख रखा है, ये है साथियों बिल्कुल 450 के समय है। क्या है, ये 450 के सामने है और ये साथियों 600 के सामने है। और 600 में जब 450 घटा देंगे तो साथियों यहाँ पे बढ़ेगा 150 करोड़ आपका बचेगा। कितना बढ़ेगा, 150 करोड़ आपका बचेगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है, परिवर्णी शब्द ICT का अर्थ बताना आपको। परिवर्णी शब्द जो ICT का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 1 नंबर होगा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका राइट आंसर होगा साथियों। ICT का साथियों यहाँ पे जो आपका अर्थ होने वाला है वो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ बताना आपको। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों, क्या आंसर होगा आपका। तो बिल्कुल यहाँ पे सूचना और संप्रेषण तकनीक का जो अर्थ होता है सूचना को एकत्रित करना, स्टोर करना, सूचना का संप्रेषण तथा आगे बढ़ाना, यानी कि दोनों ही होंगे। तो आपका नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। क्या होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक में शामिल है साथियों, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक में शामिल क्या है। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक में जो शामिल है साथियों वो है आपका ई-कॉमर्स भी शामिल है, इंटरनेट भी शामिल है, ईमेल भी शामिल है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। तो डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, यह वक्तव्य है किसका है साथियों। उचित है, अनुचित है, अनिश्चित है, इनमें से कोई भी नहीं है साथियों। कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, यह वक्तव्य साथियों उचित है या नहीं है। आपको इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा साथियों क्या है, ये उचित है कि अनुचित है या अनिश्चित है। तो यह साथियों जो है ये आपका ये उचित है साथियों। क्या है, उचित है बिल्कुल। जो कंप्यूटर होता है मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर को चलाने वाला मुख्य प्रोग्राम बताना आपको। कंप्यूटर को चलाने वाला जो मुख्य प्रोग्राम है वो क्या है आपको ये बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा, कीबोर्ड में कम से कम साथियों 95 की होती है, 100 की होती है, 101 की होती है, 105 की होती है। कीबोर्ड में कितनी की होती है आपको ये बताना है। तो साथियों जो कीबोर्ड में की होती है टोटल 101 की होती है। कितनी होती है, 101 की होती है। आगे देखिएगा, समपारिस्थितिकी परस्पर संबंध अध्ययन करती है साथियों। समपारिस्थितिकी परस्पर संबंध अध्ययन करती है, किसके बीच का अध्ययन करती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध अध्ययन करती है। जीवों और पर्यावरण के बीच में संबंध अध्ययन करती है। यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अमल निक्षेप साथियों 38 नंबर क्वेश्चन है, अमल निक्षेप। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, अमल निक्षेप आंसर दीजिएगा साथियों क्या होगा। अमल निक्षेप जो है मानव में अम्लीय अपाचन करता है, झीलों और वनों के जीवन को मार देता है साथियों। झीलों और वनों के जीवन को मार देता है, हरित गृह प्रभाव का घटाव करता है, यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगर शब्द से बोध होता है साथियों बताना है। रेगर शब्द से किस का बोध होता है, लाल मिट्टी, काली जलोढ़, या इनमें से कोई नहीं। रेगुर, ये साथियों रेगुर है, रेगुर शब्द बताना आपको। 39 में देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या आंसर होगा। 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, काली कपास या मर्दा साथियों। तो बी नंबर आंसर आपका सही होगा। रेगुर शब्द बोध होता है साथियों काले कपास मर्दा का। IUCN रेड लिस्ट तैयार की गई साथियों। IUCN रेड लिस्ट तैयार की गई है, कब करी गई थी ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो ये साथियों ये तैयार करी गई थी 1963 में। कब करी थी? 1963 के अंदर। जीवमंडल नहीं बन सकता साथियों। जीवमंडल क्या नहीं बन सकता है आपको ये बताना है। जीवमंडल साथियों यहाँ पे आपका इनमें से कोई भी नहीं बन सकता। जीवमंडल नहीं बन सकता साथियों, तो इनमें से कोई नहीं बन सकता, ये आंसर आपका। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय उपवन। राष्ट्रीय उपवन जाना जाता है साथियों, किसके लिए जाना जाता है राष्ट्रीय उपवन, ये बताना है आपको। तो राष्ट्रीय जो उपवन होता है साथियों वो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ बी नंबर आंसर आपका सही होगा। यह वाक्य किसने कहा था? एक अध्यापक के शब्दों एवं कार्यों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। बताइएगा साथियों, यह वाक्य किसने कहा था? एक अध्यापक के शब्दों एवं कार्यों में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का। तो यह आंसर होगा आपका मैक्किकॉन साथियों। सी नंबर आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है साथियों। इस पैराग्राफ के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर देना है। 44 से 49 तक के प्रश्नों में उत्तर दीजिएगा साथियों। ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। व्यक्ति का प्रत्येक आविष्कार या तो उसका दिन का सपना होता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि जो कि उसके अनुभव पर आधारित होता है। जब यह अनुभव पर आधारित होता है तब यह क्या होता है? दर्शन का रूप धारण कर लेता है। जब यह व्यक्ति के आंतरिक अनुभव का आधारित होता है तब यह जीवन विज्ञान का रूप ले लेता है। तो बताइएगा जब यह व्यक्ति तथा उसकी उपजातियों से जुड़ा होता है तब यह समाजशास्त्रीय बन जाता है। तो अब आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य के बाहरी अनुभव के से लेखन का क्या तात्पर्य है साथियों? तो बताइएगा लेखक का क्या तात्पर्य है बाहरी अनुभव से? 44 का। तो 44 का देखिएगा साथियों, जो लेखक के बाहरी अनुभव से तात्पर्य ये हो जाएगा तथ्य जो मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो यानी कि बी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। आगे देखिएगा, लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी स्तर पर समाज विज्ञान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। 45 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जीव विज्ञान। आगे देखिएगा, जिन उदाहरणों को आपने ऊपर पढ़ा है उनमें से कौन सा नीचे वाले से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा नीचे वाले से मेल नहीं खाता बताइएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। जीवन विज्ञान और समाज विज्ञान दोनों प्रकृति से दार्शनिक हैं साथियों। तो ये आपका मेल नहीं खाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है। किन आधारों पर लेखक जीवन विज्ञान तथा समाजशास्त्र के बीच अंतर करता है? तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। तथ्यों का लक्ष्य तक पहुंचना साथियों, तथ्यों का लक्ष्य तक पहुंचना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये पैराग्राफ दे रखा है साथियों। इस पैराग्राफ को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। आप पूरा पैराग्राफ साथियों मैं डाउन कर लेता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ तो नीचे की तरफ, और आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। अवतरण की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। लेखक का यह प्रश्न पूछता है क्यों की साथियों? लेखक यह प्रश्न पूछता है क्यों पूछता है? ये पूछा जाए आपसे। तो साथियों ये लेखक इसलिए पूछता है जो कुछ वह जानता है उसकी पुष्टि करना चाहता है। तो 48 का बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम 2 क्वेश्चन है। कर्मचारियों के एक निश्चित समूह ने अतीत में सार्वजनिक हितों की अनदेखी की है। यहाँ सार्वजनिक हितों की अनदेखी का तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक हितों की तात्पर्य बताइएगा साथियों, अनदेखी तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सार्वजनिक हितों पर विचार किए बिना उनकी मांगों का सार्वजनिक रूप से प्रचार करना। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है साथियों, अंतिम क्वेश्चन। राधाकृष्ण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य है साथियों। राधाकृष्ण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे जो उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य है साथियों ये सारे हो जाएंगे ए और बी सी, यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा साथियों। क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताइएगा, और टोटल आपके लिए मैं 32 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा 26 तारीख से पहले। तो सभी साथियों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।